चले अब हम समझते हैं कि हम हिसाब किताब कैसे चलाते अगर हम अपनी बिल्डिंग को 2 लाख माहाना किराए पे लेने के बजाय 20 लाख का खरीद लेते। तब हम अपना अकाउंटिंग यानी हिसाबदारी का मुनाफा और इकोनॉमिक यानी मुआशियाती मुनाफा कैसे जांचते। तो हमने अपनी बिल्डिंग खरीद ली 20 लाख रुपए में, जो कि हमारी बिल्डिंग की मार्केट में लगने वाली कीमत है हमारे कारोबार के पहले साल में। और तसव्वुर करते हैं कि पहले साल के आखिर में, हालांकि पहले ये बिल्कुल नई बिल्डिंग या इमारत थी, अब चूंकि साल गुजर गया है और ये थोड़ी पुरानी हो गई है, तो फर्ज करते हैं कि अब इसकी कीमत पहले साल के आखिर में बनती है 19 लाख रुपए। तो मतलब ये कि एक साल के अरसे में इस बिल्डिंग की कीमत पूरे 1 लाख रुपए गिरी है। तो हम कहेंगे कि इसमें 1 लाख रुपए की डिप्रिसिएशन या फरसूदगी आई है। गौर करें कि यहाँ हमने किसी को पैसा दिया नहीं है। ये जाहिर हो जाने वाली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी लागत मौका नहीं थी, मगर ये लागत मौका है उस वक्त की जब हम एक साल पहले इस बिल्डिंग को बेच सकते थे, मगर हमने इसको इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में हमने ये 1 लाख रुपए खोए। और हमने सिर्फ यही नहीं खोया, हमने उस मौके को भी खो दिया जिसमें इस 20 लाख से कहीं और सरमायादारी की जा सकती थी। हम शायद उसको बैंक में रख सकते थे, जहां हमें 5% का मुनाफा मिलने लगता। तो हमारी यहाँ पे एक और लागत मौका है जो कि इसी पैसे को कहीं और न लगाने की सूरत में बनती है। तो मिसाल के तौर पे हमें 5% मिल सकते थे 20 लाख पे, तो ये हो गए 1 लाख रुपए, और अब ये हो गई हमारी लागत मौका। तसव्वुर करते हैं कि हम ये बिल्डिंग खरीद लेते हैं और साल के आखिर में 19 लाख में बेच देते हैं। हालांकि हमने इसको इस्तेमाल तो किया है, मगर फिर भी हमको इस पे 1 लाख का नुकसान हो ही जाता है, और हमें एक और लाख का नुकसान होता क्योंकि हमने वो पैसा खर्च कर दिया जिसको कहीं भी और सरमाए के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता था। तो ये दो वो गैर वाज़े लागतें हैं जो कि हमारे मिसाली मुनाफे पे असरअंदाज होती हैं। अब बात करते हैं डिप्रिसिएशन या फरसूदगी की। ये कारोबार का वो जुज़्व है जो किसी भी कारोबार में मुनाफे या नुकसान जांचते हुए हमेशा नज़र में रखा जाता है। ये वो हिस्सा है जो कि निशानदही करता है कि किस तरह कोई भी कारोबार अपने कैपिटल या कारोबार में लगने वाले पैसे को इस्तेमाल करता है। मिसाल के तौर पे हमारी बिल्डिंग कैसे इस्तेमाल हो रही है, या हमारी गाड़ियां कैसे काम में लाई जा रही हैं, या हमारे कारोबार में इस्तेमाल होने वाली मशीन की क्या कारकर्दगी है, या वो तमाम चीजें जिन पे कारोबार को चलाने के लिए एक खास रकम लगाई गई है। हम मुआशियात के पढ़ने वाले इस मामले में बड़ा सीधा सोचते हैं। हम देखते हैं कि साल के शुरू में इसकी बाजार में क्या कीमत थी, साल के आखिर में क्या कीमत है। अच्छा जी, तो इन कीमतों का फर्क बन गई हमारी डेप्रिसिएशन या फरसूदगी की लागत। जबकि अकाउंटिंग में इसके बहुत से तरीके हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि जी ये चीज़ मैंने ली 20 लाख की और इसको मैंने इस्तेमाल किया 20 साल, तो ये मुझे पड़ गई 1 लाख फी साल के हिसाब से। या अगर इसको मैंने 10 साल इस्तेमाल किया तो ये हो गई 2 लाख फी साल के हिसाब में। अब जब मुख्तलिफ कारोबार इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मज़ीद चीज़ें आती जाती हैं, जैसे कि टैक्स के रेट के हिसाब किताब या हुकूमती फ़वाइद का अमल दखल। लेकिन अभी इस वीडियो में हम इसको समझने के लिए तसव्वुर करेंगे कि दोनों यानी मुआशियाती और हिसाबी, इकोनॉमिक और अकाउंटिंग, दोनों अंदाजों से इस वक्त फरसूदगी की लागत बनती है 1 लाख रुपए अगर हमने बिल्डिंग खरीद ली है। तो चले अब यही दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कारोबारी हिसाब किताब दोबारा करते हैं। तो ये वाला हिस्सा हम पूरा का पूरा नीचे ले आए। अब इसमें जो हमारा किराए का खर्चा है वो तो अब होगा नहीं, क्योंकि बिल्डिंग तो हमने खरीद ली है। तो यहाँ अब हम लिख देंगे 0। लेकिन अब यहाँ इस बिल्डिंग की फरसूदगी की लागत लिखी जाएगी जो कि आ गई ये यानी 1 लाख रुपए। फिलहाल इस वाले हिस्से में हम उस लागत का नहीं सोचेंगे जो कि इस 20 लाख को सरमायादारी में न लगाने से हमारे ऊपर आई है। तो हिसाबी नजर से हमारा कबल अदायगी टैक्स मुनाफा हो गया 1.5 लाख रुपए। ये बेहतर इसलिए हो गया है कि पहले हम किराए में ज्यादा पैसे दे रहे थे, लेकिन बाजार में किराए के रेट के हिसाब से फिलहाल इस बिल्डिंग को खरीद लेने से हमारा मुनाफा बढ़ गया। लेकिन मुआशियाती मुनाफा बात करता है कि आया हमें इस कारोबार को ऐसे चलाना चाहिए भी या नहीं। तो हम मुआशियाती मुनाफे की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको यहाँ ऐसे ही लिख लेते हैं। अब अगर यहाँ भी चीजें इतनी ही बेहतरीन नजर आती हैं
تو پھر تو زبردست بات ہو جائے گی کہ ہمیں اپنا کاروبار ایسے ہی چلانا چاہیے۔ یہ بھی ہے ہمارا پہلا سال۔ اب باقی تو سب کچھ ویسا ہی رہے گا، صرف یہ کرائے والا حصہ تبدیل ہو جائے گا اور بن جائے گا 0۔ یہ ساری ہماری ظاہری لاگتیں ہیں جن کی ہم نے قیمتیں کسی نہ کسی کو ادا کی ہوئی ہیں۔ لیکن اب دیکھتے ہیں ہم اپنی امپلسٹ یا مضمر لاگت کو۔ تو یہاں ہم وہی پچھلی والی مثال کو ہی آگے بڑھائیں گے جس کے مطابق ہم یہاں وہی 1.5 لاکھ روپے دوبارہ لکھ دیں گے۔ اور نئی چیز یہاں کیا آئے گی؟ فرسودگی کی لاگت، جس کو ہم الگ رنگ میں لکھتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے۔ تو یہ آ گئی 1 لاکھ روپے، اور یہاں ہم ڈالیں گے اپنی موقع کی لاگت، یعنی وہ کھویا ہوا منافع جو کہ ہمیں اس 20 لاکھ کو کسی اور سرمائے میں لگانے سے مل سکتا تھا۔ تو اس کو ہم لکھ دیتے ہیں لاگت موقع، جو کہ تھا 1 لاکھ روپے مزید۔ اب اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کرائے کے 2 لاکھ تو بچا لیے تھے، مگر ہماری مضمر لاگتیں بھی بڑھ گئیں۔ تو کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی اور معاملہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، یعنی 1 لاکھ کا منفی معاشیاتی منافع۔ اب چونکہ یہ منفی ہے تو یہ منافع تو نہیں ہوا، اور یہ تھا ہمارا حسابی منافع۔ تو ادھر ہمیں یہ پتا چلا کہ کوئی طے شدہ اصول نہیں ہے جو کہ یہ بتا سکے کہ فلاں چیز کو خرید لینے سے یا نہ خریدنے سے کاروبار بہتر چلنے لگے گا۔ منافع اس سے جڑے عناصر کو مختلف طریقوں سے سمجھا اور جانچا جا سکتا ہے، اور اس سے جڑی لاگت موقع بھی مختلف زاویوں سے دیکھی جا سکتی ہے یا سمجھی جا سکتی ہے۔